मित्रों, जैसा कि अभी अनिल बलूच जी ने जो आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, उसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें, क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। It should be written in golden words, in golden letters, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई, और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है, और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं, तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है, आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा, और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट was 63%. This is the change, and this is the result of the bold decision taken. अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं
कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। Prime Minister Modi has not held a press conference, a freewheeling press conference, where he has taken questions from the media. He met them. He had large number of interviews during the 2024 Lok Sabha elections. But it was producer, director, music director, scriptwriter, main actor, only actor, cameraman was all Mr. Narendra Modi. Why? This is a fundamental tenet of a democracy. Prime Minister or a president talks to the media, takes questions from the media. This Prime Minister does not answer questions of the opposition. He does not give answers in Parliament. He does not attend all party meetings. President Trump is making claims after claims, 12 claims in 20 days. Prime Minister is quiet. Chief of Defence Staff has made important revelations. In Singapore, Prime Minister has not said anything. Prime Minister does not come to all party meetings. Where is accountability? And if he believes that the media is an important instrument of our democracy, which is it is, then why doesn't he take questions? Freewheeling interview. No getting questions beforehand, giving answers, and then appearing on camera, which is what he does. So have a freewheeling interview. You've been there for 11 years. There is no country in the world where a prime minister, an elected prime minister or a president does not face the media and take questions from the media. Each and every predecessor of Mr. Narendra Modi has had media interaction. So we have Bharat Mandapam, we have Vigyan Bhavan. Take whatever venue you want, have a press conference. Take questions from the media. Spontaneous questions. Let the media ask questions fearlessly and you answer whatever you have to answer. That is the real question. That is when accountability will be seen to be enforced. Prime Minister ignores Parliament. Whenever we ask questions in Parliament, he will say Jawaharlal Nehru is responsible. Any achievement, Narendra Modi. Any question we ask, Jawaharlal Nehru. Distorts history completely in a mischievous manner. Distorts facts. And he does not respond in Parliament. He gives election speeches in Parliament. Every speech, he speaks once a year in Parliament during the motion of thanks. That's all he speaks. Once a year. And all he does is give an election speech. His target is Mr. Nehru. His target is the Congress party, not the questions of today. Not questions on the economy. Not questions on foreign policy. Not questions on neighborhood policy.